तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछले भाग में आपने सुना यक्षिणी रूप बदल के राहुल और अजय और गोल्डी को बुरी तरह से मार देती है। टीना और निधि अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। अब आगे निधि और टीना बुरी तरह भाग रही थी। भागते भागते टीना को गांव नजर आने लगा। उसने हाँफते हुए निधि से कहा, वो देख निधि, सामने पिपला गांव है। हमें गांव वालों से मदद लेनी चाहिए। तू सही कहती है टीना, और तेज भाग। टीना और निधि गांव के एक घर के दरवाजे को बुरी तरह खटखटाने लगी। वो घर किसी और का नहीं, नितिन का था, जिसने उन सब लोगों को चेतावनी दी थी। मगर उस वक्त टीना ने उसका मजाक उड़ाया था। टीना बुरी तरह चीख रही थी, प्लीज़ मदद करो, दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हमें भी मार डालेगी। नितिन उस वक्त जाग रहा था। उसकी पत्नी उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी और वो उस समय अकेला था। उसके हाथ जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े कि बाबा की चेतावनी उसके दिमाग में दौड़ गई। वो सोच में पड़ गया। मगर टीना और निधि की लगातार दर्द भरी आवाज़ नितिन के कानों में टकरा रही थी और उसके अंदर की इंसानियत उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बार बार प्रेरित कर रही थी। नितिन ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही एक झटके में टीना और निधि हाँफते हुई घर के अंदर आ गई। नितिन ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उन दोनों को एक कमरे में ले गया। नितिन ने कहा, क्या हुआ तुम दोनों के साथ? तुम लोग इतनी घबराई हुई क्यों हो? और कौन हो और कौन तुम्हें मार डालेगा? टीना नितिन को देखकर पहचान गई कि उसने कल नितिन का ही मजाक उड़ाया था। नितिन का बात का टीना ने जवाब दिया, वो यक्षिणी, कल तुमने जो कुछ भी हमें बताया था वो सब सच बताया था। गलती हमारी है। हमें तुम्हारी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था। तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करने की सज़ा हमें भगवान ने कितनी बड़ी दी है। हमारे तीनों दोस्त मारे गए। हमने हमारे सब दोस्तों को मार दिया। वो हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम लोग घबराओ नहीं। अब तुम लोग मेरे घर में आ चुकी हो। वैसे तुम्हारे साथ क्या हुआ था? नितिन की बात सुनकर टीना ने नितिन को एक ही सांस में सारी बात बता दी। नितिन उन दोनों की बात सुनकर सोच में पड़ गया और उसने टीना से कहा, लेकिन मेरी बात एक समझ में नहीं आती। उसने तुम दोनों को क्यों जिंदा छोड़ दिया? अजीब बात करते हो तुम। शायद हम बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से बचकर आए हैं। जैसे ही टीना ने ये अल्फाज कहे कि अचानक कोई नितिन के घर के दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगा। नितिन ने उनकी ओर देखते हुए कहा, अब कौन है? नितिन ने यह कहा ही था कि अचानक टीना और निधि के कानों में राहुल की आवाज़ टकराई, टीना दरवाज़ा खोलो यार, हम सब तुम्हें डरा रहे थे। बाहर आ जाओ, हम बाहर खड़े हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। राहुल की आवाज़ सुनकर टीना चौंक कर निधि की तरफ देखने लगी कि अचानक अजय की आवाज़ भी निधि के कानों में टकराई, निधि प्लीज़ बाहर आ जाओ, प्लीज़, ये सिर्फ एक मजाक था। हमें पता है कि तुम इस घर में ही हो। तुम्हारे ही पीछे थे हम, बस तुम्हें देख नहीं पाए। टीना और निधि दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। वो दोनों जिस कमरे में थी वहाँ पर एक बड़ी सी खिड़की भी थी। टीना और निधि धीरे धीरे कदमों से बढ़कर उस खिड़की के पास गई। उन्होंने देखा कि राहुल और अजय बाहर ही खड़े थे और उनके साथ गोल्डी भी था। टीना ने निधि से कहा, कहीं वाकई में ये लोग हमसे मजाक तो नहीं कर रहे थे और हम सचमुच डर गए हों? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तभी गोल्डी की आवाज़ उन दोनों के कानों से टकराई, अब देर मत करो टीना और निधि, बाहर आ जाओ। हम वादा करते हैं हम आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, प्लीज़। गोल्डी की आवाज़ सुनकर उन दोनों के चेहरे खिल उठे और टीना ने निधि से कहा, ये वाकई हम लोगों को डरा ही रहे थे और हम थे कि डर गए। टीना और निधि ने अपने कदम दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ाए थे कि तभी नितिन की चेतावनी उनके कानों में टकराई, दरवाज़ा खोलने की सोचना भी मत। तुम दोनों ने खुद कहा था
कि तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं। नितिन के बात का टीना ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन हो सकता है कि वो हमसे मजाक कर रहे हो, हमें कोई गलतफहमी हुई हो। बाहर खुद मैंने अभी उन तीनों को देखा है, वो लोग खड़े हुए हैं। नितिन इससे पहले कुछ कहता कि टीना और निधि दरवाज़ा खोलकर बाहर गई, मगर जैसे ही वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, वहाँ सिर्फ सन्नाटा पड़ा था। वहाँ कोई मौजूद नहीं था सिवाय एक खूबसूरत एक स्त्री के, जो इस वक्त बहुत सुंदर नज़र आ रही थी। मगर देखते ही देखते वो स्त्री ने विकराल रूप ले लिया। अचानक उस स्त्री के बाल जमीन तक आने लगे और उसकी आंखें लाल हो गई और उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया और उसकी जीभ बहुत लंबी हो गई। टीना और निधि इससे पहले कुछ समझ पाते कि अचानक उस स्त्री ने अपनी जीभ के जरिए टीना को बुरी तरह जकड़ लिया। टीना चीखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी। उसका दम पूरी तरह घुटने लगा। देखते ही देखते टीना का शरीर से उसकी आत्मा जुदा हो गई और उसके शरीर में खून नहीं बचा और उसका शरीर बेजान होकर धरती पर गिर पड़ा। नितिन और निधि फटी फटी आंखों से इस नज़ारे को देख रहे थे कि अचानक यक्षिनी ने टीना की ओर देखा। उसने अपनी जीभ टीना की ओर बढ़ाई थी कि अचानक उसके कानों में किसी का स्वर टकराया। रुक जा यक्षिनी, तेरा खल खत्म हो गया। उस लड़की को मारने की सोचना भी नहीं। उस व्यक्ति का आवाज़ सुनकर यक्षिनी ने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने बाबा भैरवनाथ हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा हुआ उसे क्रोधित आंखों से देख रहा था। छोड़ दे इस लड़की को, यहाँ से चली जा। यक्षिनी, यहाँ से चला जा बाबा, वरना तू भी बेमौत मारा जाएगा, कुत्ते की मौत मारा जाएगा। बाबा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नितिन बाबा को देखकर समझ गया कि लगता है सुबह होने वाली है। सभी गांव वाले बाहर निकल आए थे। उनके सामने एक लड़की की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और यक्षिनी का भयानक रूप सामने था। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तांत्रिक, क्योंकि तू नहीं जानता कि मुझे यहाँ पर किसने बुलाया है, और जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया है सिर्फ वही मुझे वापस भेज सकता है। इतना कहकर यक्षिनी जोर जोर से हंसने लगी, मगर बाबा भैरवनाथ के होठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। उन्होंने चीखते हुए यक्षिनी की तरफ देखकर कहा, तू बहुत बड़ी गलतफहमी में है बेवकूफ़ यक्षिनी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुझे यहाँ पर किसने बुलाया। इतना कहकर बाबा ने अपने झोले में से एक सिंदूर निकाला, मगर ये क्या, उस सिंदूर को उन्होंने यक्षिनी की तरफ नहीं बल्कि नितिन के चेहरे पर फेंक दिया। जैसे ही सिंदूर नितिन के चेहरे पर पड़ा, अचानक उसका चेहरा बदलने लगा और वो देखते ही देखते एक बूढ़े के रूप में आ गया। नितिन को देखकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित होकर उस बूढ़े की ओर देखने लगे। तभी बाबा भैरवनाथ की जोरदार आवाज़ गांव में टकराई। गांव वालों, तुम देख रहे हो इस व्यक्ति को? कौन है? पहचानो इस व्यक्ति को। ये वही व्यक्ति है जिसने यक्षिनी को बुलाया है। मैं जानता हूँ तुम इस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। ये व्यक्ति राकेश का चाचा महेश है। राकेश ने इसे यक्षिनी तंत्र करते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। वो समझ गया था कि इसका इरादा क्या है, इसलिए इसने यक्षिनी के जरिए अपने ही सगे भतीजे की जान ले ली। तुम सब गांव वालों ने सालों पहले इस व्यक्ति को धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकाला था, क्योंकि यह एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो गांव के किसी भी बहू बेटी की इज्जत को नहीं बख्शता था। और इस बात का बदला लेने के लिए इसने यक्षिनी तंत्र की साधना की ताकि तुम सब गांव वालों को ये मार सके। तभी बाबा भैरवनाथ के कानों में यक्षिनी की आवाज़ टकराई। बहुत हो गया बाबा, अब तेरा खेल खत्म। जैसे ही यक्षिनी ने बाबा की ओर अपना कदम बढ़ाना चाहा, बाबा ने अपने एक हाथ में त्रिशूल पूरी ताकत से नितिन के सीने पर दे मारा। नितिन की एक ही दिल दहला देने वाली चीख पूरे गांव में गूंज गई। नितिन का
बेजान शरीर जमीन पर गिर गया और यक्षिनी ने गुस्से से बाबा की ओर देखकर कहा, ये तूने क्या किया? तुझे कैसे पता था? अपने तंत्र साधना से मैंने इतना पता लगा लिया था कि यक्षिनी को बुलाने वाला राकेश का ही कोई मिलने वाला व्यक्ति था, और मैंने आज रात में ये भी पता लगा लिया था कि तू 3 लोगों की हत्या कर चुकी है। अगर मैं अभी यहाँ नहीं आता तो तू सारे गांव वालों को शमशान घाट पहुँचा देती। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा नितिन बाहर खड़ा हुआ था। मैं उसे देखकर ही समझ गया कि दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि मैं सभी गांव वालों को समझा कर गया था कि रात के वक्त कोई भी दरवाज़ा खटखटाए दरवाज़ा मत खोलना। मगर जब मैंने नितिन को बाहर की ओर देखा तो मैंने अपने दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि ये नितिन नहीं बल्कि कोई और है। राकेश ने अपने चाचा महेश को तंत्र साधना करते हुए देख लिया था, इसलिए उसने सबसे पहले यक्षिनी के जरिए राकेश को मरवाया और नितिन अपने परिवार के साथ गांव के बाहर गया हुआ था। इस बात का फ़ायदा उठाकर उसने अपना रूप तुझसे नितिन के रूप में बदलवा लिया ताकि ये गांव वालों के साथ रहकर उन्हें धोखा देने में आसानी से कामयाब हो जाए। इसकी आत्मा तुझसे जुड़ी हुई थी, इसीलिए सबसे पहले इसका मरना बहुत ज़रूरी था, और ये किसी आम हथियार से भी नहीं मरता। इसीलिए मैं इसे मारने के लिए भगवान शंकर की त्रिशूल साथ में लाया था। अब तेरी ताकत इसके साथ ही चली गई यक्षिनी। अब तेरा भी खेल खत्म यक्षिनी। इतना कहकर वही सिंदूर बाबा ने यक्षिनी के ऊपर फेंक दिया। सिंदूर अपने ऊपर आते ही यक्षिनी बुरी तरह से चिल्लाने लगी और चीख पूरे गांव में गूंज रही थी, मैं फिर से वापस आऊँगी। देखते ही देखती वह एक धूल बनकर वहाँ से गायब हो गई। अब गांव में सब तरफ सन्नाटा था। गांव अब यक्षिनी मुक्त हो चुका था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।